नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको पहली बार दीप्ति नवल, जो कि एक बहुत अच्छी लेखिका हैं और जिनका लेखन एक ताज़े हवा के झोंके के समान लगता है, उनकी कहानी एक थी बिन्नो सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। एक थी बिन्नो। उसके बचपने में देखा था उसे, सांवले दुबले तन पर मैले कुचैले चिथड़े, तेल चुपड़े बालों की कसकर गुथी चोटी और उसमें लगे लाल रिबन, आंखों में लिपा ढेर सारा काजल, माथे के बीचों बीच बड़ा सा काला टीका, तुनक भरी चाल, खींचती आंखें और झल्लाए बोल। लगा ही नहीं था कि जीवन के संघर्षों में जूझती पिसती स्त्री किसी भाव भंगिमा लिए ये लड़की महज 8-9 साल की है। एक दिन घर के बाहर बैठी थी, खेल रही थी। बिन्नो, जरा साबुन तो पकड़ा दे, नल पर कपड़े धो रही माँ ने पुकारा। मगर खेलने में मस्त बिन्नो कहाँ सुनने वाली थी। माँ का दिमाग गरमाया तो पास पड़ा एक कंकर उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा। क्या है, जब देखो तब तंग करती रहती है, 2 घड़ी सुकून से खेल भी नहीं सकते इस घर में, कहकर बिन्नो धाए धाए कर रोने लगी। कंकर छोटा था, चोट लगने की कोई गुंजाइश नहीं थी, फिर भी उसका यूं गला फाड़ फाड़ कर रोना। माँ घबरा गई और उसे पुचकारने लगी। कभी कभी बिन्नो ज़रा ज़रा सी बात पर ऐसा तूफान खड़ा कर देती कि माँ हैरान रह जाती, और कभी कभी बड़ी से बड़ी बात में दम साधे ऐसी जम जाती जैसे ज़मीन में धंसा पेड़। वैसे बड़ी बड़ी बातें तो बड़े बड़े घरों में होती हैं। उसके 3 टप्पर जोड़कर जस तस खड़ी की गई खोली में तो रोज़मर्रा की आम घटनाएं ही घटती थीं। मसलन बाप का लगभग रोज़ रात को देर से पीकर आना, माँ से गाली गलौज मारपीट करना, माँ का टसवे बहाना, पल्लू से नाक पोंछते मरियल सी सिसकियाँ लेते हुए घर के काम काज और सिलाई करना। घर में बिन्नो का ज़रा भी मन न लगता। जब से पिछले बरस उसका 4 साल का भाई तेज बुखार में चल बसा, तब से उसे घर काटने को दौड़ता। घर में उस नन्हे मुन्ने की यादें बिखरी पड़ी थीं। उसका जान से प्यारा मुन्ना इतनी आसानी से उसके हाथ से कैसे छूट गया। अब तक वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। घर से बाहर भटकने के बहाने ढूंढा करती। कभी पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उधमबाजी करती, तो कभी कहीं कहीं से जमा की गई टमाटर, गेंदे, गुलाब की पौधों को घर के आगे बची कच्ची ज़मीन में रोपती। उनको बढ़ता फलता फूलता देखने में उसे बहुत सुकून मिलता। जब उसकी रोपी टमाटर की पौध पर पहला टमाटर निकला तो उसे उतनी ही खुशी हुई जितनी किसी औरत को बच्चा जनकर पहली बार उसका मुंह देखने पर होती है। बाप पास की एक पॉश कॉलोनी में साफ सफाई का काम करता था। जो कुछ कमाता दारूबाजी में हवा हो जाता। माँ पास पड़ोस के लिए सिलाई कर और 2 घरों के बर्तन मांज घर की रोटी का जुगाड़ करती थी। पिछले साल से बिन्नो का स्कूल जाना भी छूट गया था। उसकी पढ़ाई लिखाई पर 1 रुपया भी खर्च करना उसके बाप को फिजूल खर्च दिखता। माँ भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं समझती थी। उसका सोचना था कि लड़की जात चाहे पढ़ लिख भी जाए, पर घटना तो चूल्हे चौके में ही है ना। वैसे भी आजकल तो पढ़े लिखे जन लाट साहब बने बेकार ही घूमते हैं। नौकरी मिलती नहीं और दिमाग इतने बड़े हो जाते हैं कि हाथ के कामकाज से भी जाते हैं। माँ चाहती थी कि बिन्नो उसके साथ लगकर घर के काम सीखे, साथ ही सिलाई बुनाई में भी हाथ साथ ले, ताकि अगर आगे कसम भी बाप जैसा मिला तो कम से कम अपना और बच्चों का पेट तो भर लेगी। जब दूसरी बार बिन्नो को देखा था तो 16 की हो चली थी। कद ताड़ की तरह खिंच गया था। गुर्बत के बावजूद यौवन चढ़ाया था। नैन नक्श निखर गए थे, मगर चेहरे पर छाई खींच और मुर्दानगी ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा था। दिमाग काफ़ी चलने लगा था। बाप के सितम झेलती माँ को पीठ पीछे खूब चढ़ाती। क्यों झेलती है ये सब तू? मार क्यों नहीं भगाती उस साले को? हमारे पेट तेरी कमाई से भरता है, घर भी तू ही चलाती है, फिर क्यों इसके जूते चाटती है? ऐसा मत बोल बिन्नो, जो भी हो वो तेरा बाप है। बाप काहे का? गोद में बच्चा डालने भर से कोई बाप हो जाता है क्या? सारी कमाई अय्याशी में उड़ा देता है।
फूटी कौड़ी नहीं देता घर में खाने को, और खाने के बखत बराबर चला आता है ससुरा। बाप होता तो मुन्ने की बीमारी में बखत से दवा दारू कर उसे बचा न लेता। हमारे मुन्ने को वही खा गया हरामजादा। माँ उसके उग्र तेवरों से चिंतित थी। भीतर से तो उसे बिन्नों का अपने बाप को गालियां बकना जरा भी बुरा न लगता। कहीं न कहीं उसे भी दिल में ठंडक पड़ती। फिक्र तो उसे इस बात की थी कि अगर बिन्नों ने मर्द के जुल्म के प्रति स्वीकार भाव कायम न किया तो आगे उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी। अपने तीखे तेवरों की वजह से उसे मुझसे भी ज्यादा गालियां और मार सहनी पड़ेगी। माँ उसे सीता के ज़माने से चली आ रही स्त्रियों की स्थिति को जगत के चलन के नाम पर ऐसा ही होवे है कहकर समझाती। पर बिन्नों को तो एक ही बात समझ में आती थी कि अगर जो कोई स्याला तुझ पर हाथ उठाए तो तू उसकी कमर तोड़ डाल, भले ही वो तेरा खसम क्यों ना हो। उनकी छोटी सी खोली में दिन चींटी की चाल से घिसट रहे थे। माँ अक्सर बीमार रहने लगी थी। भाई को खोकर माँ के खो जाने के डर से घबराई बिन्नों ने सिलाई मशीन किसी कुशल कारीगर की तरह संभाल ली। उसके हाथ में गजब की सफाई थी, अच्छे पैसे बनने लगे थे। वो इस बार माँ की दवा दारू के साथ कोई कोताही बरतनी नहीं चाहती थी। वो क़यामत की रात थी। दूजा पहर चढ़ चुका था। बाप बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटा रहा था। भीतर बिन्नों माँ को दरवाज़ा खोलने नहीं दे रही थी। सरने दे उसे बाहर, ये हमारा घर है, धर्मशाला नहीं कि जब जी चाह मुँह उठाए चला आए। बिन्नों की गुस्सैल आंखों से डरी माँ चाह कर भी दरवाज़ा नहीं खोल पाई। थोड़ी देर बाद खटखट बंद हो गई। बिन्नों भी विजयी मुस्कान लिए सो गई। मगर आने वाले तूफान से डरी सहमी माँ ने रात आंखों में जागकर काटी। सवेरे तड़के वापस से खटखट शुरू हुई, पहले से तेज जोरदार। माँ ने भागकर दरवाज़ा खोला तो जो गालियों लातों घूंसों की बौछार शुरू हुई कि पूछो मत। माँ पिट रही थी और बिन्नों हमेशा की तरह दम साधे सब देख रही थी। उसकी नसें फड़क रही थीं, खून उबल रहा था। उसकी नजरें रह रह कर दीवार से सटे खड़े एक लट्ठे पर जा रही थीं। भीतर से कोई कह रहा था, उठा ले इसे और तोड़ डाल कमर उस साले की जो तेरी माँ को धान की तरह कूट रहा है। मगर ना उसके हाथ बढ़े, ना ही चकर चकर चलने वाली जुबान से कुछ फूटा। माँ के लिए तो ये कोई नई बात नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसने बात आई गई कर दी, मगर उस दिन के बाद से बिन्नों को जैसे सांप सूंघ गया। उसकी करनी की सज़ा उसकी माँ ने भुगती। ये गम उसे घुन की तरह खाए जा रहा था। सारा वक्त दिमाग में एक ही बात घूमती रहती, क्यों उस दिन लठ उठाकर बाप की हड्डियां नहीं तोड़ डाली? कैसे वो सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गई? बिन्नों ने माँ को भड़काना छोड़ दिया था, बस चुपचाप उसके कामों में हाथ बटाती थी। माँ भी खुश थी। चलो उसके पिटने की कीमत पर ही सही, मगर बिटिया को जगत के चलन की अकल तो आई। अब तो बस उसे बिन्नों के हाथ पीले करने की चिंता थी। मगर इससे पहले कि माँ कोई ढंग का लड़का देखती, बाप एक बढ़ई रामदीन से उसका रिश्ता पक्का कराया। ब्याह के खर्च का वास्ता देकर जो रकम रामदीन से हाथ लगी थी, वो बाप ने अपनी अंटी में खोस ली। रामदीन कहीं से भी ऐसा नहीं था जिसके साथ फेरे लेने का ख्याल बिन्नों के दिल में गुदगुदी पैदा करे। उम्र में लगभग दुगना, मोटा काला सांड जैसा, पान तंबाकू से सड़े दांत। सुनने में आया था कि गुस्से में तो बिन्नों के बाप का भी बाप है, इसीलिए पहली बीवी जल्दी ही छोड़ भाग खड़ी हुई थी। बिन्नों के बाप से उसका याराना दारू के अड्डे पर ही हुआ था। वहीं उसे पता चला था कि रामदीन अपनी रोटी पानी के लिए एक अदद लड़की ढूंढा है और इसके लिए वो ब्याह का पूरा खर्चा उठाने को भी तैयार है। माँ को अपने ज़्यादा दिन बचे नहीं दिखते थे। वो बस अपने जीते जी बिन्नों को उसके ठौर ठिकाने पर लगा देखना चाहती थी। रोने धोने रूठने मनाने का कार्यक्रम निपटने के बाद बिन्नों चुपचाप सर झुकाए रामदीन के घर आकर बैठ गई। ना आंखों में सपने थे, ना दिल में अरमान। दहकता लावा शांत होकर बुझी राख में तब्दील हो चुका था।
रगों में दौड़ता आक्रोश, विद्रोही तेवर भीतर के किसी खामोश कोने में दफन कर बिन्नो अपने माँ का प्रतिरूप बन चुकी थी। खामोश आंखें, सूना मन और हर वक्त कोल्हू के बैल की तरह पिसता तन। बस अब यही बची थी बिन्नो। रामदीन खाने पीने का बड़ा चटोरा था। जरा सा नमक भी कम ज्यादा हो जाए तो भरी थाली उठाकर फेंक देता। इसी चक्कर में बिन्नो का हाथ रसोई में भी सट गया। ब्याह के कुछ दिन गुजर जाने के बाद रामदीन के हाथ खुलने लगे। अक्सर घर पीकर लौटता और टोकने पर गाली गलौज करता। बिन्नो खामोशी से सब जुल्मों सितम सह रही थी, मगर उसकी भी तो कोई सीमा होती है ना। और 2 बरस बाद एक दिन वो सीमा पार हो गई। एक रात रामदीन फिर देर से पीकर लौटा और दरवाज़ा पीटने लगा। बिन्नो को न जाने क्या सनक सवार हुई कि उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसे पता था कि इस दुस्साहस की सज़ा में उसका हाल उस दिन की तरह माँ जैसा या फिर उससे भी बुरा हो सकता है, मगर फिर भी न जाने क्यों वो काटकी हो गई। लगता था जैसे वो क़यामत की रात खुद को दोहरा रही है। सुबह तड़के जब रामदीन ने घर में घुसकर गाली गलौज मारपीट शुरू की तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वो बिन्नो को खींचकर घर के बाहर ले आया और सब तमाशबीनों के सामने लातों से कूटने लगा। पर यकायक बिन्नो में न जाने कहाँ से गजब की फुर्ती आई कि उसने पास के एक खोमचे में लगी त्रिपाल से बांस निकाला और रामदीन पर पलटवार किया। बस उस एक पल में बिन्नो के भीतर बैठ गए सारे अवरोध हवा हो गए। बचपन से लेकर अब तक का सारा जमा आक्रोश, नफरत, दर्द, कड़वाहट आज जैसे इकट्ठे हो उसके हाथों में उतर आए थे। उसकी ताकत बनकर जो उस लट्ठ के रूप में रामदीन के ऊपर दनादन बरस रहे थे। तमाशबीनों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। किसी औरत का ऐसा ताकतवर स्वरूप उस गरीब बस्ती में पहली बार देखा जा रहा था। मर्द सहम गए थे, औरतों की जोश से मुट्ठियां भिज गई थीं। रामदीन को पस्त कर लड़खड़ाती बिन्नो किसी विजयी सूरमा की तरह चल रही थी। शरीर पर चोटें, नील सूजन थी, शायद एक आध हड्डी भी चरमराई थी, मगर उसे जैसे उनका जरा भी गुमान न था। तब मैंने पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी थी। चेहरे पर हमेशा छाई रहने वाली मुर्दनी गायब हो चुकी थी। वहां से असीम सुख और संतोष टपक रहा था। बरसों से दिल में दहक रही अदम्य इच्छा को शांत करने का संतोष। बिन्नो का ये रूप देख मुझे भी संतोष हुआ, मगर उसके भविष्य को लेकर शंकाएं भी पनप रही थीं। कहाँ जाएगी, क्या करेगी अब ये बेचारी? बेघर, बेसहारा, अकेली जवान औरत की क्या गत होती है ये मुझे पता था। रेल की पटरी या किसी नदी कुएं में छलांग। जिंदा रह गई तो जिस्म की ताक में घूमते भूखे भेड़ियों से सामना। मुझ में उसकी इस दुर्दशा को देखने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उस दिन के बाद मैंने बिन्नो को उसके हाल पर छोड़ उसका पीछा करना बंद कर दिया। कुछ साल यूं ही गुजर गए। मैं बिन्नो को लगभग भुला ही बैठी थी। अगर उस दिन छाबड़ा बाजार से ना गुजरती तो शायद बिन्नो से कभी सामना ना होता। शारीरिक रूप से तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। सूखे शरीर की जगह हिष्ट पुष्ट कद्दावर काया ने ले ली थी और चेहरा भी अच्छा खासा भर गया था। शायद मैं उसे पहचान भी ना पाती अगर उसकी आंखों में वो चमक, वो साहस न दिखता जो आखिरी मुलाकात में दिखाई दिया था। रामदीन की धुनाई करके पनपा बिन्नो का वो दबंगई रौबदार व्यक्तित्व आज तक कायम था। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि तब उसने रेल की पटरी या नदी कुएं को नहीं चुना। साथ ही महा आश्चर्य भी कि आज बिन्नो एक ढाबा और सिलाई की दुकान सफलतापूर्वक चला रही है। मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो खोज खबर के बाद पता चला कि उसकी बस्ती की एक औरत की सहायता से उसे एक कोठी में काम मिल गया था। रहना, खाना, पीना सब उधर ही था। काम कुछ ज़्यादा नहीं था। एक बुढ़ा बुढ़ी थे, बस उनकी देखभाल, खाना पकाना करना था। उनके पास चंदर नाम का नौकर भी था जो बाहर के कामकाज संभाला करता था। चंदर की बीवी मर चुकी थी। उसका एक 3-4 साल का बेटा था जो अपनी नानी के पास रहता था। चंदर की आँख
बिन्नों पर रहती, मगर वो तो अब कंटीला झाड़ बन चुकी थी। किसकी हिम्मत थी जो उसे छूने की हिमाकत करता। तभी चंदर की सास गुजर गई और उसे अपने बच्चे को साथ रखना पड़ा। सुबह सवेरे वो भी चंदर के साथ कोठी पर आ जाया करता और रात तक उधर ही रहता। बिन्नों का उस बच्चे से जुड़ाव बढ़ने लगा। वो उसका ख्याल रखती, उसके साथ खेलती, नींद आने पर गोद में सुलाती। बच्चे को जैसे उसकी माँ मिल गई थी और बिन्नों को उसका प्यारा बिछड़ा भाई। दोनों अपनी अपनी कमियां बांट रहे थे। बच्चे के साथ ही सबने बिन्नों को पहली बार हंसते खिलखिलाते देखा था। बिन्नों के मालिक मालकिन जब अपना सब कुछ बेचकर विदेश में बसे बेटे के पास चले गए तो तीनों के सामने गंभीर समस्या आ खड़ी हुई। चंदर को बच्चे की परवरिश की चिंता थी और बिन्नों को बच्चे का साथ छूटने का गम। एक दिन चंदर ने हिम्मत करके बिन्नों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, मगर कहते हैं ना, दूध का झला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बिन्नों के तो शादी के नाम से ही रोंगटे खड़े हो गए और उसने साफ इनकार कर दिया। चंदर गिड़गिड़ाया, बच्चे की परवरिश का वास्ता दिया तो बिन्नों ने कहा, बच्चे की देखभाल मैं खुशी से करूंगी, मगर इसके लिए ब्याह नाम का जहर पीना मंजूर नहीं। बस तब से दोनों में एक मूक समझौता हो गया और बिन्नों चंदर के साथ रहने लगी। चंदर बिन्नों की पाक कला का जबरदस्त मुरीद था। उसने इस बार कहीं नौकर होने के बजाय अपना ढाबा खोलने की सोची। छोटी सी तंग गली में जैसे तैसे जुगाड़ कर एक छोटा सा ढाबा खोला गया। नाम रखा भागमती का ढाबा। भागमती बिन्नों की माँ का नाम था, जो आज उस बोर्ड्स पर सचकर अमर हो गया था। बिन्नों के पाक कौशल और चंदर की मेहनत के बल पर ढाबा खूब फला फूला। अच्छी कमाई होने लगी तो ढाबा तंग गली से निकलकर मेन मार्केट में आ गया। ढाबा अच्छे से चलता कर साथ वाली जगह पर बिन्नों ने अपनी देखरेख में सिलाई, फॉल, पीको आदि के लिए मशीनें और 2-4 कारीगर रख लिए। वो सारा दिन ढाबे से दुकान के बीच 70 चक्कर काट लेती। दोनों जगह उसी का राज चलता। किसी कामगार की हिम्मत नहीं थी कि उसके आगे चूं भी करे, यहाँ तक कि चंदर की भी नहीं। वैसे चंदर को चू चपड़ करने की जरूरत भी नहीं थी। उसका बैठे बिठाए धंधा पानी चल रहा था। बिन्नों उसके बच्चे की माँ न होते हुए भी माँ से ज्यादा प्यार दे रही थी। उसके लिए तो इतना ही बहुत था। उन दोनों के संबंध के बारे में लोग पीठ पीछे बातें किया करते थे। कहते थे कि बिन्नों चंदर की रखैल है, जरूर कुछ जादू टोना किया है जो वो उसकी उंगलियों पर नाचता है। सारा घर बिजनेस सब उसी के हवाले कर रखा है। सच झूठ का तो पता नहीं, पर बिन्नों एक गृहस्थन के सभी फर्ज पूरे कर रही थी। बस पति होने के नाम पर पत्नी को गालियां बकने, मारपीट करने का हक उसने चंदर को नहीं दिया था। बिन्नों जो चाहती थी वो पा चुकी थी। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हौसला और हक उसे मिल गया था। उसका सुखी संसार देखकर मेरी तृप्त आत्मा से बस इतना ही निकला, सदा खुश रहो बिन्नों। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लेखिका दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखित एक कहानी, एक थी बिन्नों। आप सबको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर एक कहानी के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। और हाँ, कृपया यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। नमस्कार।